तो स्क्रीन आपको शेयर हो गई है ना। नॉर्मेलिटी अपन डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मेलिटी एक तरीका है आपके कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का किसी चीज के, ठीक है। जैसे कि मोलैरिटी होता है, ठीक है। मोलैरिटी में आप लोग नहीं थे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मोलैरिटी होता है कि कितने मोल 1 लीटर में लेते हो किसी चीज के, वो मोलैरिटी होता है। मोल आप निकाल सकते हो। मोल कैसे निकालोगे? नहीं, कुछ थोड़ा आइडिया बताओ मेरे को। एनी आइडिया, एनी गेस कि मोल कैसे निकालोगे? कोई टेंशन नहीं अगर ध्यान नहीं है तो, है ना। बताओ मेरे को, कौन बताएगा? उन्हीं और ऋषभ। सर गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ एग्जैक्टली, गिवन मास, है ना। मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, गिवन मास बाय मोलर मास। वेरी गुड। इससे अपन मोल निकाल सकते हैं। और कितने मोल 1 लीटर में है वो मोलैरिटी कहलाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बनाया, जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन बना दिया, इसके अंदर अपन ने कुछ शुगर ऐड किया, ठीक है। मान लीजिए 34.2 ग्राम शुगर, एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर में मिलाया, ठीक है। अब शुगर का मोलर मास होता है, अंशिका कितना होता है बेटा शुगर का मोलर मास? बताओ। शुगर का मोलर मास, ऋषभ कुछ ध्यान हो, थोड़ा सा ट्राई करो अगर ध्यान हो तो। सर 342। हाँ 342 होता है, धीरे धीरे याद आ जाएगा, है ना। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जो 1 मोल का मास है होता है 342 ग्राम पर मोल, मतलब क्योंकि 1 मोल का मास है ना, तो अपन यहाँ पर मोल निकाल सकते हैं। मोल को अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने मोल आएंगे? कौन बताएगा? माय न्यू डियर स्टूडेंट्स टेल मी। उन्हीं, ऋषभ, आराम से बातें करो, है ना। जो नहीं आ रहा पूछो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़ना है अपन को, और तभी अपन को चीज आ सकती है। तो मैंने क्या करा, गिवन मास और ये मोलर मास लिया। सर मोलर मास में तो एलिमेंट्स के को प्लस करके निकालते हैं ना। बिल्कुल 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 सही बोला आपने, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये अपना शुगर का फॉर्मूला है जो अपन खाते हैं, चीनी जो अपन खाते हैं, केन शुगर, शुगर केन से जो मिलती है ना। तो इसका मोलर मास, हाँ, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को जोड़कर मोलर मास निकालते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और यहाँ पे 12 × 12, क्योंकि 12 एटम कार्बन के हैं और 22 एटम, 22 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 1 होगा। और 11 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन का मोलर मास, ठीक है। तो ये आया 342 ग्राम, 1 मोल का वजन है। और जितना वजन है उसको टोटल मोलर मास से डिवाइड कर दो। देखो बेटा, यूनिट्स भी नंबर्स की तरह कैंसिल होती है। ऊपर तो वजन है ग्राम मास, नीचे ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर आ जाएगा, तो आपको मोल मिल जाएंगे। और कितने मोल होंगे ये कौन बताएगा मेरे को? बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। ऋषभ बताओ जल्दी। कितने मोल होंगे?
नो मैटर, इट कैन बी रॉन्ग। 1/10 सर। हाँ बिल्कुल 1/10। 0.1। हाँ 0.1 मोल में, 0.1 मोल में है ना। और कितने लीटर में डालें? 1 लीटर में, है ना। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है अंशिका नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। ऊपर मोल लिखो, नीचे वॉल्यूम लिखो लीटर में, ये मोलैरिटी आ गई। 0.1 मोल 1 लीटर में, तो ये मोलैरिटी हो गई, इसको 0.1 मोलर कहेंगे। तो सर हम आया? मोल मोल का हाँ सल्यूट का मोल लेते हैं ना? हाँ, सोल्यूट का मोल लेते हैं। शुगर के मोल, ये शुगर सोल्यूट है और ये वाटर है। ओके सर। बिल्कुल सही बोला। और बताओ मेरे को, और कोई टेंशन? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बिल्कुल समझ में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अंशिका, ठीक है, ये अपना रिवीजन है। अच्छा Yes, फिर, sir. हाँ, नॉर्मेलिटी में अपन क्या करते हैं? अगर ये मोलैरिटी हो गई, मोल पर लीटर किसी चीज के हैं, तो नॉर्मेलिटी में अपन क्या करते हैं ये बताओ मेरे को। क्विक रिकैप। बताओ अंशिका, याद है? Sir, number of equivalents upon volume in liter. हाँ, इसी तरह से इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन नॉर्मेलिटी में, ठीक है। नॉर्मेलिटी के अंदर अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को, कैपिटल एन से। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और वॉल्यूम, जो कि लीटर में ही रहेगी। समझ आया कि नहीं आया सबके? अब ये इक्विवेलेंट क्या चीज है? इक्विवेलेंट असल में, समझ आ रहा है? मान लो कि किसी का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपने पढ़ा है ना। लेकिन 1 मोल में असल में आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, तो कितनों के इक्विवेलेंट है, ये देखना पड़ता है अपन। समझ आया? कितनों के इक्विवेलेंट है वो, ये अपन को देखना होगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मोल से ही निकालते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल इनटू, मोल्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर को कहते हैं अपन एन फैक्टर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लेते हैं अपन लीटर में। आ गई बात समझ में सबके? ठीक है। अभी एन फैक्टर क्या चीज है, ये भी अपन को जानना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एन फैक्टर किसी एसिड के लिए वो चीज है जो जितने वो H+ दे सकता है, ठीक है। किसी एसिड के लिए कितने H+ एक एक एसिड दे सकता है, वो उसका एन फैक्टर होता है। समझ गए? इसी तरह से बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि बेस का एक मॉलिक्यूल, 1 मोल कितने OH- दे सकता है। या मेटल के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि एक मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, लिस्ट लिख देता हूँ, जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा अपना, है ना। जैसे मान लीजिए और H2, सर सॉल्ट? हाँ, सॉल्ट के अंदर आप टोटल चार्ज देखोगे, कैटायन और एनायन। समझ में आया? आलोक बेटा, वेलकम टू द क्लास। समझ में आ रहा है? मोल तो पता होगा। कोई भी, मैंने जैसा कि बोला आपको कि जरा सी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। जो भी चीज नहीं आ रही है मेरे साथ शेयर करें,
we will discuss. We have lot of time. We have complete 1 year to discuss all the things. And Learningo is providing you the best platform. ठीक है, 1-to-1 जैसे अपन साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. बाकी किसी में भी एडटेक में इतना ध्यान आपके ऊपर कोई भी नहीं देगा जितना यहाँ दिया जाता है. ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, मैं तो इतने एडटेक में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है. ठीक है, बिल्कुल आपका एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे भरे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है. यहाँ अपन बिल्कुल ऐसे फ्रेंड, वी आर स्टडिंग टुगेदर. ठीक है, तो इसलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी डाउट आता है ना, वो मेरे साथ शेयर करो. ठीक है, ताकि समझ में आ जाए. जैसे H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? अंशिका बताओ. Sir, can you कितना- repeat the question? What is the n factor of H2SO4? What is the n factor सर of 2. हाँ 2 होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ठीक है, H3PO4 का कितना होगा n फैक्टर? सर 3. हाँ 3 होगा. वेरी गुड. काफी सारी चीजें आती है ना. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा? एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे रहा है? सर बताओ. 3. हाँ 3 OH दे रहा है. वेरी गुड. उन्हीं आलोक, बड़ी सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल कितने OH दे रहा है, कितने H+ दे रहा है, ये गिन रहे हैं. ठीक है, वो उसका एन फैक्टर कहलाता है. एसिड और बेस में तो गिनते हो कि H+ कितने देगा, OH कितने देगा. दूसरा, अपन मान लीजिए HCl, एन फैक्टर कितना है? NaOH, बेस है NaOH. HCl कैसे टूटता है? H+ और Cl- देखा होगा आपने. तो एक HCl एक H+ ही दे रहा है, तो एन फैक्टर 1 है. NaOH, एक NaOH एक Na+ और एक OH-. एक बेस की बात कर रहे हैं तो OH- देखेंगे. तो यहाँ पे भी एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एक एक OH है. लेकिन अगर मैं लाइम वाटर ले लेता हूँ, लाइम वाटर किसको कहते हैं अपन बच्चों, पता है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो एन फैक्टर कितना हुआ? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH- दे रहा है? 2. तो यहाँ पे 2 हो गया. समझ में आ गया? ये एन फैक्टर है. तो मोल तो ले लिए अपन ने. ठीक है, मोल तो ले लिए, लेकिन असल में जो चीज है मोल से मिलने वाली, वो कितनी है, उसके इक्विवेलेंट कितने हैं, ये जानना जरूरी है. तो मोलैरिटी तो किसी सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व्ड है पानी में, इससे पता लगती है. नॉर्मेलिटी जो है वो अपन को इक्विवेलेंट के बारे में जानकारी देती है कि कितने इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 मोल लेता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोल H2SO4 मतलब कितने इक्विवेलेंट हुए? 2 इक्विवेलेंट्स. क्यों? क्योंकि एक H2SO4 2 H+ दे रहा है. तो अगर मोलैरिटी 1 हुई इसकी, दोनों तरफ लीटर से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे भी लीटर से, यहाँ पे भी लीटर से. समझ आ रहा है? तो मोल पर लीटर, तो यहाँ पे तो 1 मोलर H2SO4 और यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स पर लीटर हो जाएगा. लीटर से डिवाइड तो कर सकता हूँ दोनों तरफ. यहाँ पे लीटर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लीटर से डिवाइड कर दिया. ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, वहीं डिवाइड कर देता हूँ ऊपर ही. तो 1 मोल पर लीटर H2SO4 का क्या मतलब हुआ?
अंशिका बताओ बेटा, 1 मोलर, ठीक है, और 2 इक्विवेलेंट पर लीटर का क्या मतलब हुआ? उन्हीं बताओ बेटा। आलोक, टेल मी। ऋषभ, उन्हीं, अंशिका, जल्दी से बताओ मेरे को। 2 इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब क्या हुआ? 2 नॉर्मल। 2 नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 2 है इसकी। उधर मोल लिखे, इधर मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। n फैक्टर एक नंबर है जो अपन को ये बार इस बारे में बताता है कि कितने H प्लस या कितने OH माइनस मिल रहे हैं अपन को, ठीक है। और उसके बाद अपन को मोल पर लीटर से इक्विवेलेंट पर लीटर में आ गए, H प्लस के कितने इक्विवेलेंट के हिसाब से। तो अपन को जो मोलैरिटी की कंसंट्रेशन थी वो अब नॉर्मलिटी में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से क्या आप मेरे को बता सकते हो 1 मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड अगर 1 मोलर लेते हो तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 1 मोल लिया है, हाँ बताओ, बताओ बच्चों जल्दी से, कम ऑन गाइस। अंशिका, यस टेल मी। 1 मोल H3PO4 लिया है तो कितना हुआ? 3 इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि n फैक्टर 3 है, एक जना 3 H प्लस रिलीज कर रहा है, तो 3 इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ लीटर से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मलिटी इसकी 3 है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका 2 है, एक तो मोल से, n फैक्टर में क्या करोगे आप? मोल को मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से तो इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मास से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फ्रॉम मास? अंशिका बताओ। मास से इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर मास बाय मोलर मास हाँ, मास बाय बाय, एक्स फैक्टर। वेरी गुड, ठीक है। तो मास, मास को जब अपन मोलर मास से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, तो अपन को मोल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मास को जब अपन इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं तो अपन को इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। समझ आया? ये घूम फिर के ऊपर वाला ही फॉर्मूला आता है, इन फैक्टर वाला। देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ये तो आप लोगों ने किया ही है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि नंबर, ये वाला फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जो होता है ये मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। मास ग्राम में लेना है सब कुछ, है ना। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास
ठीक है, अपॉन n फैक्टर कितना हुआ, कितना होगा ये n फैक्टर ऊपर आ गया, तो मास बाय मोलर मास इंटू n फैक्टर। तो वही बात आ गई जो ऊपर वाला फॉर्मूला आया, ये मोल थे, ये मोल हो गए मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो है अपन को डायरेक्ट ये जानकारी देता है कि कितने इक्विवेलेंट्स आप लेते हो, है ना। मोल अपन को सही बारे में जानकारी नहीं देता, क्योंकि अगर आपने 1 मोल भी लिया है तो हो सकता है कि वो 1 मोल सब्सटेंस आपके 2-2 H+ दे रहा हो या 3-3 H+ दे रहा हो। ठीक है, इसी तरह से मेटल और नॉन मेटल के अंदर आप इक्विवेलेंट के लिए n फैक्टर जो चाहिए वो इस बात से कैलकुलेट करते हो कि आपका जो 1 मोल है कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, मोलर मास कितना है इसका, इसका मोलर मास है 40। समझ आया। इक्विवेलेंट मास कितना है कैल्शियम का, अंशिका बताओ बेटा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा। ऋषभ बताओ बेटा, जल्दी बताओ इक्विवेलेंट मास कितना होगा। अंशिका टेल मी हाउ मच इज द इक्विवेलेंट मास। बड़ा आसान है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ देखो इक्विवेलेंट मास। सर 20। हाँ 20 होगा, कैसे आया। सर जो एक्स फैक्टर है वो 2 होगा। हाँ क्यों, और सर वो दो डोनेट करता है ना। हाँ दो दो इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम +2 आयन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या होगा, यहाँ पे 40 मोलर मास बाय n फैक्टर 2 है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ऐसे लिखते हो। समझ आया, क्लियर। तो इस तरह से अपन इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। मास को जब आप इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 लीटर में कितने मौजूद हैं वो नॉर्मेलिटी होता है। समझ में आ गया सबके। लतेश वेलकम टू द क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, तो समझ में थोड़ा सा मैं नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो इक्विवेलेंट कितने 1 लीटर में मौजूद है वो बताता है अपन को, मोलैरिटी मोल बताता है। ठीक है, लेकिन मोल कई बार अपन को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 मोल लिया हो सकता है 1 मोल 3-3 मोल का काम कर जाए, क्योंकि 3-3 H+ दे रहा है इसलिए। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे अपन को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, (0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 74 ग्राम पर मोल is dissolved in 200 ml of solution. Find its normality.
नॉर्मेलिटी निकालिए इसकी जल्दी से। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। कौन बताएगा, जल्दी से करो। अंशिका, ऋषभ। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी होता है ना? हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में कितने डिजोल्व है वो नॉर्मेलिटी होता है। ओके। लतेश, सुनील, जल्दी से बताओ बेटा। पहले मोल निकालो, या तो मोल निकाल के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या मास बाय इक्विवेलेंट मास कर दो तो डायरेक्ट आपके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। या फिर मोल निकाल लो, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर भी इक्विवेलेंट आ जाएंगे। 2 तरीके मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट निकालने के। आ रही है बात समझ में? हाँ, चुपचाप अपन को नहीं बैठना, बात करनी है। नहीं समझ में आ रहा तो बताना है ना, शेयर करना है मेरे साथ। सर So 0.1. हाँ बेटा, 0.1 नॉर्मल। ठीक है, निकालते हैं। देखो 2 तरीकों से सर निकालो। इसकी यूनिट क्या है? एन, कैपिटल एन। या तो आप कैपिटल एन लिख दो, या फिर आप लिख दो इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके सर। सर डिटेल में 0.1 तो मोल है। देखते हैं, अपन करके देखते हैं, करते हैं। देखो एक बार, टोटल मोल गिनने हैं, मोल पर लीटर गिनना है अपन। नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए, क्या चाहते हैं अपन, बताओ। उन्हीं, हाँ ऋषभ बताओ। लतेश, कुछ बोलो बेटा, क्या चाहते हैं अपन नॉर्मेलिटी के लिए? नॉर्मेलिटी आती है इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, देखो पहले तो आप मोल निकाल लो। मोल इज इक्वल टू 0.74 डिवाइडेड बाय 74। ठीक है ऋषभ, तो मोल कितना है? 1/100। यस सर। ठीक है, 0.01। अब इक्विवेलेंट कितने आए? मोल को मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से, तो वो इक्विवेलेंट दे देगा आपको। एन फैक्टर कितना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 2 है, क्योंकि एक एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देता है अपन को, देता है कि नहीं देता? ठीक है, तो 2 OH माइनस दे रहा है तो एन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्विवेलेंट कितना है? 0.02 इक्विवेलेंट। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इक्विवेलेंट निकालना है ना तो मास बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास कितना है? 0.74 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना है? मोलर मास 74 है इसका। मोलर मास को डिवाइड करते हो एन फैक्टर से। ठीक है, तो वही आ गया, ये एन फैक्टर 2 है, मोलर मास है, मोलर मास बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास हुआ। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जिस तरह से मोल मास बाय मोलर मास होता है, इक्विवेलेंट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो 0.02 ही आएगा, इससे भी सेम है। समझ गए? अब नॉर्मेलिटी की जहां तक बात है, वो बताता है कि कितने इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है, 0.02 है ना, और कितने लीटर में, वॉल्यूम कितना है? 200 ml। लेकिन ml को अपन लीटर में चेंज करेंगे कैसे? 1000 से डिवाइड करके। 1000 ml पर लीटर होता है ना। यूनिट्स भी आपकी, तो ऊपर की यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट? ठीक है, नीचे का यूनिट ml कैंसिल हो गया,
लीटर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हुआ 0.02 इक्विवेलेंट अपॉन 0.2 लीटर। समझ आ रहा है? तो 0.1 नॉर्मल या इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी बोलो या एन बोलो या इक्विवेलेंट पर लीटर बोलो, एक ही बात है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई सबके? माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मन में कोई भी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट लतेश एंड उनीब? बात ही नहीं कर रहे, नाराज हो गए क्या मेरे से? नो सर, आगे समझ। समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात है। यस ठीक है, सर, ऐसे आ गया। हाँ बिल्कुल बताते रहना है मेरे को, है ना? कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, अपन को पूरे साल भर पूरा फेथ के साथ पढ़ना है ना, तभी अपन को बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, नॉर्मलिटी का ही है। नॉर्मलिटी बेटा क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशंस आप मिलाते हो, ठीक है, तो नॉर्मलिटी किस तरह से बदलती है? एक तो डाइल्यूशन करोगे तो कैसे बदलेगी, और दो सॉल्यूशंस को मिलाओगे तो कैसे बदलेगी, ये थोड़ा सा अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, एक तो नॉर्मलिटी का ड्रॉबैक जो है वो ये है कि नॉर्मलिटी आपकी टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। लिख लेना ड्रॉबैक्स ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के क्या ड्रॉबैक है? नॉर्मलिटी का ड्रॉबैक है कि नॉर्मलिटी फ्लक्चुएट्स विद टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्लक्चुएट्स विद टेम्परेचर। क्या ये समझ में आया? अगर गरम हो जाएगा सॉल्यूशन तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड होने से इक्विवेलेंट तो उतना ही, नीचे का वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया तो नॉर्मलिटी कम हो जाएगी। तो एक बात तो ध्यान रखते हैं कि नॉर्मलिटी फ्लक्चुएट्स विद टेम्परेचर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझिए। बहुत बढ़िया। दूसरी बात अपन को ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मलिटी किस तरह से बदलती है अगर आप डाइल्यूशन करते हो। डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन करते हो, ठीक है, अपॉन एडिंग या रिमूविंग वाटर या सॉल्वेंट। केवल आप पानी मिला रहे हो या पानी हटा रहे हो? पानी मिलाने से ये तो अपन जानते ही है कि पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, नॉर्मलिटी कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि वही इतने इक्विवेलेंट आपके अब ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर पानी आप इवेपोरेट कर दो, मान लो धूप में रख दिया अपन ने, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट तो उतने ही रहेंगे, सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होता, सॉल्वेंट कम हो गया, है ना? तो फिर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, तो नॉर्मलिटी बढ़ गई। यही बात अगर अपन मोल के साथ करते तो मोल में भी यही बात लागू होती है, लेकिन उसको मोलैरिटी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जब आपका सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो या पानी हटा रहे हैं, सॉल्यूट नहीं हटा रहे, सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हो या कॉन्सेंट्रेशन करते हो, तो उस पे नॉर्मलिटी में कैसे बदलाव आता है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ऐसे ये फॉर्मूला तब लगाओगे इफ ओनली वाटर इज एडेड और रिमूव। डाइल्यूशन किए जाने पर, ठीक है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों? बड़ा आसान है। देखो मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया,
ये, ठीक है। अब मान लो इसमें H2SO4 के इक्विवेलेंट्स है, मैंने H2SO4 के कुछ इक्विवेलेंट डाल दिए। H2SO4 के 3 इक्विवेलेंट है, दिख रहा है आपको, 3 डॉट्स दिख रही है ना। H2SO4 के 3 इक्विवेलेंट है। अब मैंने क्या करा, इसी सॉल्यूशन में भर दिया पानी, पानी और मिला दिया, है ना, वाटर एडेड, ठीक है। अब अगर H2SO4 के इक्विवेलेंट थे, जो पहले जो थे कितने थे, 3, सिर्फ पानी तो डाला है, इक्विवेलेंट तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लीटर में, है ना। शुरुआत में कितने इक्विवेलेंट थे पहले केस में, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको इधर ले गया मैं तो इक्विवेलेंट आ गए शुरुआत केस में, क्योंकि 3 है, मैंने 3 डॉट्स लगा के दिखा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, फाइनल केस में भी इक्विवेलेंट उतने ही रहे। फाइनल केस में क्या हुआ, नॉर्मलिटी हो गई N2, इक्विवेलेंट तो उतने के उतने ही रहे, क्योंकि आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया, सिर्फ पानी डाला है, और V2, समझ आया। तो इक्विवेलेंट तो पहले जितने थे उतने वही रहे, ठीक है। यहाँ इक्विवेलेंट 1 हटा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया N2 इंटू V2 इधर। तो पहले वाले इक्विवेलेंट दूसरे वाले इक्विवेलेंट दोनों बराबर हो गए, सिर्फ क्योंकि अपन ने सिर्फ ये गारंटी तभी दे सकते हो आप जब पानी ही मिलाया या हटाया है, केवल डाइल्यूशन करने पे। क्या ये समझ में आया आपके, कोई डाउट इसमें मेरे को बताओ, शेयर करो, ओपनली शेयर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। अपन वैसे ही आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पूरा साल है अपने पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, वॉल्यूम लीटर में रखना हर जगह, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 तब होता है जब आपके दो सॉल्यूशंस मिलाते हो, दो सॉल्यूशंस मिलाते हो, ठीक है। जैसे एक सॉल्यूशन N1V1 है, N1 है इसकी नॉर्मलिटी, और दूसरा सॉल्यूशन है, मतलब ये इसकी नॉर्मलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। N1 आपको जानकारी देगा कि जैसे कितने इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिजोल्व हैं, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल इक्विवेलेंट आ जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन है N2 और V2, इन दोनों को मिला दिया, अपन को मिल गया नया सॉल्यूशन, है ना। तो नया सॉल्यूशन जो मिल गया, मान लो एक दूसरे को रिएक्शन नहीं हो रहा, दोनों एक जैसे हैं, तब इसकी नॉर्मलिटी है N3 और V3, ठीक है। अच्छा, V3 वॉल्यूम्स तो एडिटिव होते हैं सॉल्यूशन के लगभग, तो मैं लिख देता हूँ V3 बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे चलता है N1V1 प्लस, क्योंकि इधर से जो इक्विवेलेंट आए लेफ्ट हैंड वाले से, ब्लू वाले से जो इक्विवेलेंट्स आए, इक्विवेलेंट्स अपन कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं तो इक्विवेलेंट आ जाता है। देखो यहाँ पर जो लाल वाले से जो इक्विवेलेंट आए वो हुए N2V2, है ना, और टोटल इक्विवेलेंट जो फाइनल हो गए नॉर्मलिटी N3V3, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ N3 इंटू V1 प्लस V2, सब लीटर में लेना। तो नई नॉर्मलिटी जो आएगी दो सॉल्यूशंस के मिलाने पर, हाँ इनमें रिएक्शन नहीं हो रहा, if no reaction, no neutralization, no precipitation is taking place, then तब तो इक्विवेलेंट ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? अंशिका समझ में आया? ये नया टॉपिक Yes, है। sir. ऋषभ,
पुनीत, लतेश। यस सर। तो इस तरह से देखना है नई नॉर्मेलिटी। ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो, अगर रिएक्शन हो रहा है दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तब माइनस का साइन लगाओगे, और उस परिस्थिति में जो जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है उसको पहले लिखोगे, जिसके इक्विवेलेंट कम है उसको बाद में लिखोगे। समझ आया? मैं बताता हूँ अभी अभी समझाता हूँ क्वेश्चन से। दोनों पे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन जो है जैसे 5 ml ऑफ एक नॉर्मल HCl, 20 ml ऑफ n/2, n/2 मतलब 0.5 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। 30 ml ऑफ n/3, n/3 मतलब 1/3 नॉर्मल, 1/3 मतलब 0.333 नॉर्मेलिटी, 0.333 इक्विवेलेंट पर लीटर HNO3 के। तीनों को मिला दिया, आर मिक्स टुगेदर। मिलाया और फिर डाइल्यूशन कर दिया। तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला, फिर डाइल्यूशन कर दिया, आर मिक्स टुगेदर एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is made to 1 liter by adding water. फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर लेनी है आपको, है ना। और यहाँ जो सॉल्यूशन है, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 3 चीजों को मिला के बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, 3 चीजों को मिला के आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। ऊपर जो फॉर्मूला है वो 2 के लिए है, लेकिन अगर 3 के लिए हो तो भी लगा दोगे, ठीक है। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ठीक है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। जल्दी से कीजिए इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप शेयर करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। अगर अपन को क्वेश्चन समझ में आया था तो अपनी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर अपन अटेम्प्ट कैसे करना है, फॉर्मूला ढूंढो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला सही है। फिर अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो समझो। स्टेप नंबर 2, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला उससे इन्वॉल्व है उसको रिकॉल करो, फिर उसको सॉल्व करो वैल्यूज रख के, यूनिट्स प्रॉपर चेक करके।
ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास तीन चीजें हैं, और जैसा कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ तीनों के तीनों एसिड है, HCl, H2SO4 और HNO3, तीनों के तीनों एसिड है आपके पास, है ना। ये समझ में आया, तीनों एसिड है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, एसिड का एसिड से रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट जो है वो आप जोड़ते चलोगे। तो HCl के नॉर्मेलिटी 1 है, 5 ml लिया है, कितने इक्विवेलेंट हुए बताओ? लतेश, ऋषभ, अंशिका, पुनीत, बताओ Yes, बेटा, sir. HCl के कितने इक्विवेलेंट हुए? 1. 1 इक्विवेलेंट आपने सही बोला है, 1 इक्विवेलेंट 1 लीटर में है। 1 नॉर्मल का ये मतलब होता है कि 1 इक्विवेलेंट 1 लीटर में मौजूद है, नॉर्मेलिटी का ये मतलब होता है। तो 5 ml में कितने हुए? 1. 5 ml में 1 नहीं हुए, देखो नॉर्मेलिटी है 1, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने पूछा आपसे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे को कितना लेना है? 5 ml। ये तो 1 लीटर में 1 इक्विवेलेंट है, 1 का मतलब तो 5 ml तो थोड़ा सा ही होता है, 1 लीटर तो अपना पूरा बॉटल है, मिनरल वाटर का बॉटल आता है 1 लीटर की, उसमें पूरा 1 इक्विवेलेंट HCl का है मान लो। तो 5 ml इतना सा आता है, 5 ml जो अपना टी स्पून होता है 5 ml होता है। तो 5 ml में कितने इक्विवेलेंट होंगे? कम होंगे, क्योंकि इतना सा ही सोल्यूशन लिया है आपने, है ना। Yes, sir. तो 5 ml को लेकिन वॉल्यूम लीटर में चेंज कर दो आप हमेशा, ठीक है। ये लीटर इक्विवेलेंट कैसे निकाले HCl के? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5/1000। इसके कितने इक्विवेलेंट हुए? इक्विवेलेंट को मैं लिख रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ इक्विवेलेंट आए नॉर्मेलिटी 1 × वॉल्यूम इन लीटर्स, 5/1000 × 1। यहाँ इक्विवेलेंट कितने आएगा? सर मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया। फाइनल आंसर आ गया? यस बताओ बेटा क्या आ रहा है? सर 0.025। 0.025, बिल्कुल चेक करते हैं अभी अपन, ठीक है, 0.25, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हैं बेटा अंशिका बताओ? H2SO4 के वॉल्यूम कितना है? कितने लीटर इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है? हाफ, n/2 मतलब हाफ नॉर्मल है। तो नॉर्मेलिटी को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विवेलेंट मिल जाता है, समझ गए। इसी तरह से यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/3, 1/3। सर 0.01। 30/1000। तो सबसे पहले तो अपन ने फॉर्मूला लगाया N1V1, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा, सभी एसिड है। N2V2 प्लस N3V3 ये निकाल ही चुके हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, N3V3 N1V1 इज इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी N4 कह दूंगा, और फाइनल वॉल्यूम तो इसने मेरे को दे दिया है, वैसे इनको जोड़ के तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है? 55 ml आ रहा है। देखो आप, 5 ml, 20 ml, 30 ml, लेकिन इसने क्या करा, और पानी डाल दिया, और फाइनल वॉल्यूम जो रखा है वो 1 लीटर रख दिया। तो इंटू 1 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर, 55 ml 55 ml नहीं लिखूंगा, क्योंकि 55 ml तो ओरिजिनल लिया था, अब उसमें और वाटर ऐड कर चुके हैं, है ना। बाय एडिंग वाटर द सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अच्छा, सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ है
तो इक्विवेलेंट तो उतने के उतना ही है, इक्विवेलेंट तो इससे जो आए, इससे जो आए, इससे आए, ऐड हो गए, ठीक है। वॉल्यूम टोटल 1 लीटर हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हुआ 0, ये हो गया 5, मैं ऐसे कॉमन ले रहा हूँ, 5 + 10 प्लस, यहाँ पे भी 3 काट देता हूँ मैं, 10 बाय 1000, ठीक है। कितना हुआ, 25 बाय 1000 इज इक्वल टू नया नॉर्मेलिटी, नया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.025, 1/40 नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरा भी तो सेम ही था। हाँ सेम है, तो बिल्कुल सही आपने कितना बोला है, 0.025 नॉर्मल बोला है ना बेटा। यस सर। Congratulations, very good. So you got the concept. And what about Latesh and Rishabh? सर लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक थी। लास्ट में हो गई, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अंशिका, you did it accurately up to the last, ठीक है। लतेश एंड ऋषभ, फर्स्ट टाइम में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि अपन को पता रहेगा कि आगे ये मिस्टेक नहीं करनी है ना। तो इसलिए मिस्टेक से डोंट अफ्रेड ऑफ द मिस्टेक्स। जो भी मिस्टेक हो रही है जस्ट शेयर इट, है ना। मिस्टेक्स होगी तभी आगे एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होंगी, समझ गए। तो ये आंसर है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन नॉर्मेलिटी का। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज ऑल द एसिड इन 75 ml ऑफ 0.09 नॉर्मल H2SO4। क्वेश्चन सबके समझ में आया। दूसरी बात यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं कि मोल और इक्विवेलेंट किसमें क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। देखो, अगर आप, ये न्यूट्रलाइजेशन की बात चल रही है, अगर आप NaOH और H2SO4 की बात करते हैं आपस में न्यूट्रलाइजेशन की, तो यहाँ मोल की अगर बात कर रहे हैं तो मोल अप्लाई करने से पहले बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि ये तो दे रहा है 2H+ और ये दे रहा है 1 OH-। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मोल के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मोलैरिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय बैलेंसिंग। तो मोल्स के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। या मोलैरिटी लगाओगे तो मोलैरिटी में भी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्लियर? क्या ये समझ में आया आपको? मोल्स में बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन
अगर आप इक्विवेलेंट लगा रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 moles of OH minus will react with 1 mole of H2SO4. Why 1 mole of H2SO4? Because 1 mole of H2SO4 is giving 2H plus. तो इसका तो एक ही मोल चाहिए लेकिन इसके 2 मोल चाहिए। तो ये ध्यान अपन को रखना पड़ेगा अगर आप मोल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मोलारिटी का ड्रॉबैक भी है या मोल्स का ड्रॉबैक भी है। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट में बात कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर ऑलरेडी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर रिएक्टिंग। तो इक्विवेलेंट में से फैक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट में तो डायरेक्ट लिख दो आप, ये तो इन टर्म्स ऑफ मोल हुआ। ठीक है, फॉर इन इफ यू आर वर्किंग विद द मोल इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बट इफ यू आर वर्किंग विद इक्विवेलेंट्स तो डोंट हैव टू बैलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंट्स तो ऑलरेडी आप उतने जो एक्चुअली जो वर्किंग स्पीसीज है उनका नंबर बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स में बात कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is equal to equivalents of H2SO। रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सभी स्पीसीज के साथ ऐसा किया जा सकता है, जैसे A plus B gives C। अब यहाँ पे इसके मोल है X, इसके मोल है Y, इसके मोल है Z। तो A B C के मोल तीनों के बराबर हैं क्या जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग अलग है। समझ आ रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट, X Y Z। तो मेरे को इनको ध्यान में रखते हुए इनके मोल लेने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था स्टोइकोमेट्री में पहले, बहुत पहले, याद करो, अंशिका आपने देखा होगा, लतेश और ऋषभ आप देख सकते हो कि अगर आप मोल में वर्क कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो मोल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय z। ये स्टोइकोमेट्री का सिंपल सा गोल्डन रूल है आपका कि अगर आप A के मोल, B के मोल, C के मोल बात कर रहे हो तो ये जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग है, क्योंकि x y z A के x मोल B के y मोल से रिएक्ट करते हैं। तो क्या A के मोल B के मोल बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो क्योंकि ये तो x है और ये y है और वो z है, बराबर अगर करना है तो क्या करोगे? पहले तो बैलेंस करके x y z की वैल्यू सही सही होनी चाहिए। और अब क्या करोगे आप? मोल को, क्योंकि ये x है तो इसको x से डिवाइड कर दो, जितने भी मोल A के हैं उसको x से डिवाइड कर दो। तो जितने भी मोल हैं वो x से डिवाइड होने पे 1 फैक्टर आ जाएगा, है ना। इसी तरह से B के जितने मोल हैं उनको y से डिवाइड कर दो, C के जितने मोल हैं z से डिवाइड कर दो, तो फिर आपका सबका वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, मोल के टर्म में तो अपन को ऐसे करना पड़ता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट में ये कंफर्ट है अगर अपन को एक्स वाई जेड नहीं भी मालूम, equivalents of A is equal to equivalents of B is equal to equivalents of
सी। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इक्विवेलेंट में ये फायदा रहता है क्योंकि आप पहले से ही डिवाइड कर चुके हो। ठीक है, पहले से ही आप डिवाइड कर चुके हो, इसलिए ये फायदा रहता है। समझ गए? क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो अब आप ये लगा सकते हो, मोल में तो अपन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आपको मोल मिलते हैं। समझ गए? ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट्स में आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इक्विवेलेंट में आप डायरेक्टली जो चीज है उसमें वर्क कर रहे हो। समझ आ रहा है? इसलिए तो ये अपने लिए इक्विवेलेंट कंफर्टेबल रहता है। तो अब इसी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लगाते हुए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। आई होप समझ में आया है सबको। कोई डाउट किसी भी तरह का तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ऋषभ, समझ में आ रहा है बेटा? बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को आप करो जल्दी से। अंशिका करो बेटा। कैसे करोगे? देखो, NaOH के कितने ग्राम चाहिए ताकि वो पूरी तरह से H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दे। अगर मोल में जाओगे तो किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा आपको। रीजन ये है कि NaOH तो एक OH देता है, H2SO4 2 H+ देता है। ठीक है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट में जाओगे तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार आपको मालूम, कोई किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हाँ, तो मेरे को बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। जैसे अगर मैं मोल में बात करता हूं, ठीक है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशिएंट से इक्वेशन में। इक्विवेलेंट में बात करता हूं तो मैं ऑलरेडी सब कुछ इक्विवेलेंट ले रहा हूं इक्विवेलेंट को अकाउंट में, तो मेरे को किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, बट डायरेक्ट इक्विवेलेंट को इक्वेट करना। इट इज जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई हैंड्स, कि देयर आर 2 हैंड्स, ठीक है, लेकिन हैंड्स के अंदर जो वर्किंग करने वाली फिंगर्स है वो कितनी है? 10। तो 2 हाथ है, ये तो मोल जैसा हो गया, 2 मोल है, लेकिन इफेक्टिवली फिंगर्स कितनी है जो वर्क कर रही है? 10। तो इक्विवेलेंट कितने हुए? 10। क्यों? हर में 5। तो मैं अगर ऑलरेडी इक्विवेलेंट के टर्म में बात कर रहा हूँ तो मेरे को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोल के टर्म में बात करता हूँ कि मेरे 2 हाथ है ना, तो मेरे को एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं, तो 5 n फैक्टर हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करके 10 उंगलियां हैं, है ना। तो मोल में बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 5 से, लेकिन इक्विवेलेंट में बात कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ 10 उंगलियां हैं, इफेक्टिवली 10 इक्विवेलेंट है, तो वहां फिर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। और इसी चीज को सोचते हुए
अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखते हैं रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में जो जो भी चीजें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है, मोल्स की बात, मोल्स जो है वो आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते, उनको पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा और इस तरह से इक्वेट करोगे आप, जो मैंने आपको बताया ये, ठीक है। ये बिना बैलेंसिंग किए नहीं काम कर सकते, लेकिन इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली उन चीजों की बात कर रहे हो जो वर्क कर रहे हो। तो अंशिका और ऋषभ और लतेश, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का? आई होप एवरीबडी इज बिजी इन डूइंग दिस क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी लिखना मत भूलना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते चलो, आपके पास सब कुछ है, सारा डेटा रहेगा, स्टोर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बेस्ट थिंग इज कि आप नोट्स बनाते चलो। लास्ट मोमेंट पे जब आपको टाइम नहीं होगा ना, तो आपके जो लिखे हुए नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मेरे को आंसर कौन बताएगा? अंशिका, लतेश, ऋषभ? किसका आंसर आया है? देखो, इक्विवेलेंट बराबर करने हैं अपन को बैलेंसिंग किए बिना, वरना तो ये दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, H2SO4 के मोल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इक्विवेलेंट में तो आप ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट ले रहे हो, तो वहां कुछ नहीं करना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 राइट हैंड साइड पे कितना होगा? इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मलिटी दे रखी है आपको, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन सब लीटर्स। वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 0.09 तो नॉर्मलिटी है H2SO4 की, और वॉल्यूम है 75 ml, लीटर में चेंज करना मत भूलना। So 0.075. हाँ 75/1000, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो आ गए इक्विवेलेंट H2SO4 के। अब उल्टे हाथ पे चलो, तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकालते हो? मास से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर यहाँ तक आंसर क्या है? हाँ, यहाँ तक आंसर क्या है सर? यहां तक अभी आया नहीं है, मैं तो इक्वेट करूंगा तो पता लगेगा, ठीक है। इधर इधर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मास लो और इक्विवेलेंट मास लो। मास कितना लोगे पता नहीं हो, तो सवाल में पूछा है कि कितने ग्राम मास, है ना, m मान लिया मैंने। इक्विवेलेंट मास कितना है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और इक्विवेलेंट मास कितना है? NaOH का मोलर मास होता है 40 बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना होता है NaOH का? अगर वो बेस की तरह काम कर रहा है तो n फैक्टर कितना है? So 1. 1, क्योंकि एक OH दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ 40/1, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। मास बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार, क्योंकि इनमें रिएक्शन हो रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, बिना बैलेंसिंग के। इक्विवेलेंट में ये फायदा रहता है, बिना बैलेंसिंग के लगा दो, ठीक है। तो ये आया m/40 इज इक्वल टू 0.09 इंटू 75/1000। समझ आया?
तो 4 को कैंसिल 4 25 4 जा 25 3 जा 75, तो मास कितना है 9 3 जा 27.27 ग्राम। क्या ये सबके समझ में आ रहा है आंसर? 0.27 Yes, ग्राम sir. इज द आंसर। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट का फायदा। अब इक्विवेलेंट के कुछ नुकसान भी। अच्छा, मोल का नुकसान क्या है? मोल पे आप वर्क नहीं कर सकते थे जब तक आपको कोफिशिएंट नहीं पता ना, तब तक आप मोल पे वर्क नहीं कर सकते। बिना बैलेंसिंग के मोल पे वर्क नहीं कर सकते, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन इक्विवेलेंट में तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट बिना बैलेंसिंग के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, क्योंकि इक्विवेलेंट में अपन डायरेक्ट इक्विवेलेंट के टर्म में ही बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? अगर आपका एसिड और बेस मिला रहे हो तो फाइनल इक्विवेलेंट निकाल ले, तो यहाँ पे हो सकता है आपको माइनस का साइन लगाना पड़े कुछ जगह पे। वो डिपेंड करेगा, जो ज्यादा है जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है उस पर वो पहले लिखोगे। जो कम इक्विवेलेंट है, अगर एसिड और बेस है रिएक्शन हो रहा है, तो जिसका इक्विवेलेंट कम है उस पर को माइनस कर दो। क्या ये समझ में आया सबके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? ऋषभ, लतेश, अंशिका? यस सर। ठीक है, वेरी ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक अपने नए टॉपिक की। एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये काफी हद तक एक एक्सपेरिमेंटल बात कोई आप देखिए, अभी आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप हो सकता है अभी स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो कि इतना मैटर कितना सीरियसली स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स को कोई लेता नहीं है, मैं जानता हूँ। इवन मैं भी नहीं लेता था 11th क्लास में 12th क्लास में। लैब में जाते थे, कुछ देखते थे, कोई एसिड, कभी फ्लेम से देखते थे देखो फ्लेम कैसी हो गई, है ना। कभी एसिड देखते थे कि देखो एसिड में से क्या हो रहा है ना। तो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये सही मायने में तो साइंटिस्ट से रिलेटेड है, जो लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। जब वो वैल्यू नोट कर रहे हैं तो किस हद तक वो अपनी वैल्यू को सही सही नोट करें। समझ आ रहा है? तो एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैथमेटिकली तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो अंतर है क्या इसमें? मैथमेटिकली कोई अंतर नहीं है। लतेश, ऋषभ, अंशिका बताओ, यस सर। क्या मैथमेटिकली अपन जब लिखते हैं 4 और वैल्यूज में कोई डिफरेंस है क्या? ये 4.0 या 4.00 वैल्यूज में तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स में पक्के आए हो कि डेसिमल के राइट हैंड वाले 0 को नेग्लेक्ट कर दो। यस सर। तो वैल्यू की जहां तक बात है तो वैल्यू तो चारों की 4 ही है, हो रही है सर। क्योंकि ये 0 मायने नहीं रखते। ठीक है, लेकिन अब अपन दूसरी बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट करके मान लो किसी
इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग नोट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग नोट कर रहे हो, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट आपका कोई भी हो सकता है, आपका नॉर्मल स्केल भी हो सकता है जो आपके पेंसिल बॉक्स में रहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला, उससे अपन लाइन खींच रहे हैं। तो वो जब आप रीडिंग देखते हो और अपनी कॉपी में लिखते हो, किस हद तक वो एक्यूरेट है, किस हद तक वो एक्यूरेसी से रिकॉर्ड की गई है, किस हद तक उसमें गलतियां हैं, किस हद तक उसमें एरर है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट पे निर्भर करेगा कि आपने स्केल जो है उसका डिवीजन क्या लिया है, ठीक है। मान लो मैं ऐसा स्केल लेता हूं, इसमें ये सेंटीमीटर के मार्क्स हैं, ठीक है। या तो इसको मिटा के वापस से लिखता हूँ। मान लो ये स्केल का एनलार्ज व्यू है, बड़ा व्यू है, स्केल को बड़ा कर दिया मैंने, है ना। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, समझ आया। फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, जानते हो आप लोग, देखा है कि नहीं देखा स्केल? ये लो, अब मान लो मेरा लाइन यहां से शुरू होकर, यहां से शुरू होकर थोड़ा और ढंग से लिख लूं मैं, यहां तक है, समझ आया, दिख रहा है सबको? ये इन दोनों के बीच में है कुछ, तो मैं अपनी रीडिंग की वैल्यू लिखूंगा 1.15 सेंटीमीटर। कैसे? देखो यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ये तो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ध्यान से देखना, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। हाँ, अब मेरा रीडिंग ये 1 और 2, ये अगला जो 1 और 2 है इसके बीच में है इधर। यस तो सर। मैंने, है ना, मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा जो रीडिंग है ये 1.1 और 1.2 के बीच में है, तो बीचों बीच है, तो मैंने मान लिया कि 1.5। माना कि नहीं माना? यस सर। अच्छा, इसमें कुछ डिजिट्स तो श्योर है जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आप भी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, वो ये वाले, क्योंकि 1.1 तो है ही, यस सर। है ना, और एक अनसर्टेन है। ये अनसर्टेन क्यों है लतेश? सर इसका मतलब कि परफेक्ट वो नहीं है, एक्यूरेट हाँ, नहीं है ये। बिल्कुल सही बात बोली आपने, परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है। ये रीडिंग तो मैंने 2 के बीच में तो अज्यूम किए कि हाँ ये इसके करीब होगा। 1.6 भी हो सकती है, 1.7 भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, 1.4 भी हो सकती थी। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? ±1 की, ठीक है, क्लियर। अब यस कोई इस सर। वैल्यू को ऐसे लिखता है
मान लो अपन छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि देखो जितना डेसिमल तक लिखोगे उतना एक्यूरेट होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.156 ऐसे। तो ये तो मैं गलती कर रहा हूँ। जब मेरे को यही डिजिट्स मैंने एस्टिमेट किया है और एस्टिमेट करके सोचा है कि 1.5 हो सकता है, तो ये कहाँ से पता लगा रहा हूँ मैं, ये कैसे पता लगा रहा हूँ? जबरदस्ती लिख रहा हूँ ये तो मैं 6.5 पे। समझ आया कि नहीं आया? ये तो मेरे स्केल पे पता ही नहीं लगेगा, और ना मेरी कोई आंखें इतनी एक्यूरेट तो ना है। समझ आया? तो अपन को जो अपनी रीडिंग नोट करते हैं, है ना, ये गलत तरीका हो गया रीडिंग नोट करने का। हाँ, मेरा कोई स्केल होता है जिसमें और छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, तो उसमें हो सकता था ऐसा रहा हो, लेकिन इस स्केल के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। तो जो मैं रीडिंग नोट करता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं, है ना। सर्टेन डिजिट्स मतलब ये पता लग गया कि देखो 1 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, 1.1 से भी आगे है मेरी रीडिंग, तो ये वैल्यूज तो कंफर्म है, ठीक है, सर्टेन है। और मेरे को रीडिंग उस पॉइंट तक नोट करनी है कि ताकि आखिरी डिजिट ही केवल अनसर्टेन रहे। इस तरह से नहीं करना कि मेरा आखिरी डिजिट मैंने एस्टिमेट किया और उसके आगे वाले डिजिट्स भी मैं अपने मन से लिखता जा रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये कहलाते हैं, समझ आया कि नहीं आया? इसमें अनसर्टेनिटी +-1 की है। इसका ये मतलब हो सकता है कि ये वैल्यू 1 पॉइंट, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा था, 1.14 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 1.16 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच इंक्लूड द इनिशियल सर्टेन डिजिट्स जिनकी वैल्यू कंफर्म है, प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट जिसकी वैल्यू मैंने एस्टिमेट की है। ये एस्टिमेट इसकी की है या इस डिजिट की एस्टिमेट की है या इस डिजिट की एस्टिमेट की है, ये मेरे को मालूम चलेगा किससे? मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसके लीस्ट काउंट से, कि उसमें कितने डिविजन्स है। हो सकता था मैं ऐसी वैल्यू भी नोट कर लेता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। यहाँ समझ में आया आपको? इसी तरह से अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकली तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि सभी की सभी बराबर है, ये सारी वैल्यूज तो मैथमेटिकली बराबर है, लेकिन जो रीडिंग नोट करने जा रहा है उसके लिए तीनों चीजें मायने रखती हैं। एक्चुअली इसका ये मतलब है कि ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको पूरे को सबको मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे, ये है। और इसमें ये वाला श्योर है, ये अनश्योर है, ये अनसर्टेन है। जो हो सकता है 0 पे आया है तो दिख रहा है वो मेरे को 0 पे, थोड़ा बहुत इसमें एरर हो सकता है। यहाँ तक ये श्योर है और ये अनश्योर डिजिट है, अनसर्टेन है। तो जो टोटल डिजिट्स होंगे जिसमें सर्टेन और अनसर्टेन को मिलाकर, इनको बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये समझ में आ गया सबके? ठीक है। यस सर। तो ये मेरे डिपेंड करेगा मेरे इंस्ट्रूमेंट पे, उसके लीस्ट काउंट पे निर्भर करेगा ये कितनी एक्यूरेसी से मैं नाप सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना मेरा वैल्यू एक्यूरेट होगा। समझ गए? जो मेरे इंस्ट्रूमेंट पे निर्भर करता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो अपन नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट हो मेरे से डिस्कस करो, बताओ। कोई डाउट? नो सर। सर वो बस वो पहले ही जो आपने मैंने पहले ज्वाइन नहीं करी थी सर, 7:30 पे करी थी, तो हाँ, मैंने हाँ। वो नॉर्मेलिटी वाले ये कुछ समझा नहीं सर। हाँ, ये देख लेना, रिप्ले देख लेना, नहीं तो मैं समझा दूंगा। देखो मोल में तो ऐसा है कि मोल में तो आप जो मोल है उसके वो गिनते हो, जैसे H2SO4 का 1 मोल है ना। यस सर। लेकिन H2SO4 का 1 मोल 2 इक्विवेलेंट के बराबर है, क्योंकि 2 H+ देता है। तो इक्विवेलेंट गिनते हो तो असल में उस चीज का नंबर गिन रहे हो जो वर्क कर रही है, H+ या OH-, जिसको n फैक्टर भी कहते हैं। मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट आते हैं अपने पास।
अगर जैसे ये मैंने बताया यहाँ पर देखो, देख लेना, रिप्ले देख लेना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये देखो, इसका 1 मोल लिया H2SO4 का, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, इसका 1 Yes, मोल sir. लिया H2SO4 का, इक्विवेलेंट कितने आए 2, क्यों, क्योंकि दो H प्लस है। H3PO4 का 1 मोल लिया, 1 मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी 1, लेकिन इक्विवेलेंट 3 Yes. इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि 3 H प्लस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल लेते हो तो इक्विवेलेंट कितने हुए, 3 इक्विवेलेंट हुए, क्योंकि 3 OH माइनस है। HCl का अगर 1 मोल लेते हो तो इसका एक ही इक्विवेलेंट हुआ, क्योंकि एक HCl में 1 मोल में एक ही H प्लस है। NaOH का 1 मोल लेते हो तो इसका भी एक ही इक्विवेलेंट हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हो, ठीक है, तो 2 इक्विवेलेंट हुए, क्योंकि दो OH माइनस है। तो ये जो नंबर है इसको n फैक्टर कहते हैं, जिससे अपन मोल को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसको लीटर से डिवाइड करोगे तो 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी हो गई, और यहाँ पे लीटर कितने इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है वो नॉर्मेलिटी कहलाती है। समझ आया? ओके सर, समझ आ गया सर। हाँ, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है रह गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना, फिर से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो क्लास एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।